मेरे भाई और मुझे अचानक दो सिस्टम्स मिले, एक 100x एम्पलीफिकेशन के लिए और दूसरा 100x रिडक्शन के लिए। मेरे भाई ने मुस्कुराकर 100x रिडक्शन सिस्टम चुन लिया, इसलिए मेरे पास सिर्फ जो बचा था वही लेने का ऑप्शन था। अनएक्सपेक्टेडली 3 दिन बाद स्टॉर्म एपोकलिप्स आ गया। सब लोग अपने घरों में फंस गए और रिसोर्सेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गए। मैं एम्पलीफिकेशन सिस्टम पर डिपेंड होके हमारे सारे कम सप्लाईज को बड़ा करता रहा और बहुत ही सिंपल तरीके से जीता रहा। आखिरकार मैंने अपने भाई के साथ मिलकर मुश्किलों को पार कर लिया, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टॉर्म खत्म होने के बाद वो मुझे एक ऊंची बिल्डिंग से धक्का दे देगा। अगर तुमने मुझसे एम्पलीफिकेशन सिस्टम नहीं लिया होता तो मैं उससे चीजें बड़ा करके अपनी बहन के फैमिली की मदद कर सकता था। भाई, तुम हर चीज में अच्छे हो, लेकिन तुम बहुत सेल्फिश हो। रीबर्थ के बाद मेरे भाई ने मुझसे पहले ही एम्पलीफिकेशन सिस्टम चुन लिया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो भी दोबारा जन्म ले चुका है। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने रिडक्शन सिस्टम का यूज करके 5 साल के लिए काफी खाना छोटा कर लिया और साथ ही मैंने खुद को भी छोटा कर लिया। बस इसी तरह मैं सबकी नजर से गायब हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं सिस्टम चूज करने वाले दिन पर वापस आ चुका था। प्लीज अपना सिस्टम चूज करो। एम्पलीफिकेशन सिस्टम, सिस्टम लिंक्ड। अब एम्पलीफिकेशन सिस्टम मेरा है। मुझे आखिरकार समझ आ गया। मैं उसी दिन दोबारा जन्म ले चुका था जिस दिन मैं और मेरा भाई सिस्टम्स चूज कर रहे थे। अगर तुम्हें अपनी बहन लू इतनी पसंद है और तुम इस भाई से नफरत करते हो जिसने तुम्हारी जान बचाई, तो इस बार मैं तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं करूंगा। मैं रिडक्शन सिस्टम ले लूंगा। ठीक है, एम्पलीफिकेशन सिस्टम, क्या ये सच में एम्पलीफाई कर सकता है? मेरा भाई अपने नए सिस्टम के सामने बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और उसने अपने पास रखे कप को 100 गुना बड़ा कर दिया। छोटा सा कप तुरंत एक जायंट कप बन गया। ये असली एम्पलीफिकेशन सिस्टम है। सच में ये मेरा है। ये वही भाई है जिसे मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर प्रोटेक्ट किया था। मेरे पिछले जन्म में स्टॉर्म एपोकलिप्स अचानक आ गया था। सब लोग अपने घरों में फंस गए थे और सप्लाईज बहुत कम थी। मेरे घर में अभी भी कुछ इंस्टेंट नूडल्स और ब्रेड के बॉक्सेस बचे हुए थे। मैंने एम्पलीफिकेशन सिस्टम का यूज करके उन्हें बड़ा किया, जिससे हम मुश्किल से सर्वाइव कर पाए। 5 साल के स्टॉर्म के दौरान मेरे भाई की चाइल्डहुड लव लू याओ ने मदद मांगी। हम सामने वाले फ्लैट में रहते थे और मेरा भाई मुझे उसके फैमिली के लिए खाना एम्पलीफाई करने के लिए रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि एपोकलिप्स में इंसान का दिल कब बदल जाए पता नहीं होता। मेरी मदद के बिना लू याओ का परिवार ऑब्वियसली 5 साल तक सर्वाइव नहीं कर पाया और भूख से मर गया। मैं एपोकलिप्स से बच गया सिर्फ इसलिए कि मैं उस भाई के हाथों मर जाऊं जिसे बचाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की। कितनी आयरनी है भाई। अब एम्पलीफिकेशन सिस्टम मेरा है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? आखिर मैं जो चाहूं उसे बड़ा कर सकता हूं और तुम्हारे रिडक्शन सिस्टम का क्या फायदा? वो तो बस एक सिस्टम है। अगर तुम्हें पसंद है तो रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर कि मुझे एम्पलीफिकेशन सिस्टम ने कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा भाई आखिरकार सुकून से मुस्कुरा दिया। मुझे पता था कि इस बार वो जरूर सामने वाले फैमिली को बचाने जाएगा और जैसे ही किसी को इस सिस्टम के बारे में पता चलेगा, एपोकलिप्स में वो सेफ नहीं रहेगा। हर कोई इस सिस्टम को चाहेगा। मेरा भाई मानता था कि एम्पलीफिकेशन सिस्टम के साथ वो खाना बड़ा कर सकता है, इसलिए उसे आने वाले एपोकलिप्टिक स्टॉर्म की कोई चिंता नहीं थी। वो तो इसे लेकर एक्साइटेड भी था। वो चाहता था कि हीरो बनकर अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट लू याओ के परिवार को बचाए और उसे अपने प्यार में गिरा दे। मैं हमेशा सोचता था कि उसे बस लू याओ पर क्रश है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो इतना बड़ा होपलेस रोमांटिक है। भाई, मुझे बताओ, अगर मैं लू याओ के फैमिली को बचाऊं, क्या वो मुझसे प्यार करेगी? वो नहीं करेगी। इम्पॉसिबल। सिस्टर लू मुझे जरूर पसंद करेगी। भाई सच बताओ, तुम्हें सिस्टर लू पसंद है, लेकिन तुम उससे 2 साल बड़े हो। सपना भी मत देखना। मैंने अपने भाई की बातों को इग्नोर कर दिया, बस अपना सर झुकाकर ऑनलाइन वो चीजें खरीदने लगा जो मुझे चाहिए थी। मैं पहले ही एक बार अपने भाई के हाथों मर चुका हूं और मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। हे भाई, क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे बचे हैं? मुझे कुछ 1000 उधार दे दो। मैं कुछ खाना खरीदना चाहता हूँ। खाना मेरे पास नहीं है। मैंने अभी एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है। मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। तुमने रेफ्रिजरेटर क्यों खरीदा? क्या मैं नया रेफ्रिजरेटर नहीं ले सकता? तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे क्यूरियोसिटी थी। हे भाई, मुझे याद है तुम्हारे रूम में अभी भी कुछ खाना था। नहीं, मैंने वो सब कॉलोनी के अकेला रहने वाले बुजुर्ग लोगों को दे दिया। वैसे भी उनकी जिंदगी आसान नहीं है। तुम गुस्सा नहीं होगे ना? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस नए जन्म में मेरा भाई ना सिर्फ वो एम्पलीफिकेशन सिस्टम ले लेगा जो वो चाहता था, बल्कि मेरी आखिरी सप्लाईज भी दे देगा। साफ साफ ये मुझे मौत की तरफ ढकेलने के लिए था। अगर मैं बिना सिस्टम के दोबारा जन्म नहीं लेता तो मैं इस एपोकलिप्टिक स्टॉर्म में सर्वाइव नहीं कर पाता। मेरे भाई को इतना खुशी से मुस्कुराते हुए देखकर मेरे अंदर उसके लिए नफरत और बढ़ गई। मुझे लगता था कि मैंने अपने भाई के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया है। हमारे पेरेंट्स तब मर गए थे जब हम छोटे थे और बड़े भाई होने के नाते मैंने बाप की जिम्मेदारी उठाई। मैंने स्कूल जल्दी छोड़ दिया ताकि वो पढ़ सके। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था और मैंने कभी उसे डांटा नहीं। उसका अलाउंस हमेशा उसके दोस्तों से ज्यादा होता था। मैंने वो सारा पैसा खुद को थकाकर कमाया था। बाद में मेरा भाई कॉलेज में नहीं जा पाया, जबकि मैंने अपनी मेहनत से शहर में एक अपार्टमेंट खरीद लिया। इसीलिए मैंने उसे अपने साथ रहने के लिए ले आया। लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट लू याओ सामने वाले फ्लैट में रहेगी। बचपन में वो अक्सर साथ खेलते थे। फिर लू याओ के घर को एक्वायर कर लिया गया। उन्हें बड़ा कॉम्पनसेशन मिला और वो गाँव छोड़कर चले गए। लेकिन जैसे ही मेरे भाई ने खूबसूरत लू याओ को देखा, वो तुरंत उससे प्यार कर बैठा और उसे लगातार परस्यू करने लगा। इवन एपोकलिप्टिक स्टॉर्म के दौरान भी जब मैंने उसके फैमिली की मदद करने से मना कर दिया, उसने मेरी एब्सेंस का फायदा उठाकर चुपके से हमारे सप्लाईज उनके साथ शेयर किए। उस वजह से मुझे मजबूरन अपना रूम लॉक करना पड़ा।
पड़ा ताकि वो और चोरी ना कर सके। पता चला कि मेरे भाई की नजरों में मेरी वैल्यू उस औरत से भी कम थी जिसे उस पर कोई एहसान नहीं था। मैं उससे पूरी तरह डिसअपॉइंट हो गया। मैं थोड़ा थक गया, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना। मुड़कर मैं अपने रूम में छुप गया और अपने लिए एक शेल्टर प्लान करना शुरू कर दिया। मैंने एक विंड जनरेटर भी खरीदा ताकि स्टॉर्म के दौरान मेरे पास कांस्टेंट पावर सोर्स हो। मैंने पहले ही सब जरूरी चीजें प्रिपेयर कर ली थी, अब मुझे बस चुपचाप वेट करना था। बचे हुए वक्त में मेरा भाई ये मानकर कि उसके पास एम्प्लीफिकेशन सिस्टम है बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा था। उसने अपने पैसे से लगभग 100 युआन का खाना खरीदा और उसे अपने रूम में लॉक कर दिया, जैसे उसे डर हो कि मैं चुरा लूंगा। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस अपार्टमेंट को पूरी तरह छोड़ दूंगा जो मैंने खरीदा था। अगर मैं यहाँ छुपा रहता तो बहुत मुमकिन था कि मुझे ढूंढ लिया जाता। इसीलिए मैंने अपनी नजर एक और जगह पर लगाई, मेरे बेडरूम की एक फॉल्स वॉल पर। ये एक छोटा रूम था जो मैंने रीमॉडलिंग के दौरान स्पेशली बनवाया था। मैंने कभी अपने भाई को इस जगह के बारे में नहीं बताया। ये रूम बड़ा नहीं था, लगभग एक छोटे बाथरूम के साइज का था, लेकिन मेरे लिए छोटा होने के बाद ये एक सेफ जगह थी। इस रूम का स्विच मेरे फोन के एक डिवाइस से ऑपरेट होता था, इसीलिए मुझे अपने भाई के इसे डिस्कवर करने का डर नहीं था। इवन अगर वो देख भी लेता तो वो इसे खोल नहीं सकता था। इसके अलावा मैं 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर एक खाली जगह पर गया सिस्टम यूज करने के लिए और मिट्टी के एक ढेर को छोटा कर दिया ताकि जब वक्त आए मैं इसे सीड्स के साथ यूज करके सब्जी उगा सकूं और सेल्फ सफिशिएंट बन जाऊं। मैंने कुछ पेड़ भी छोटे करके अपने साथ रख लिए। पल भर में मैंने जो सारा खाना और सप्लाईज ऑर्डर की थी वो आ गई। उस वक्त स्टॉर्म के आने में सिर्फ एक दिन बचा था। मैंने डिलीवरी एड्रेस उस गांव वाले घर पर सेट किया जहां मैं पहले रहता था। वो गांव काफी समय से छोड़ा हुआ था, वहां लगभग कोई नहीं रहता था। घर में फर्नीचर, अप्लायंसेस, खाना और हर तरह की चीजें भरी हुई थी। इस बात का फायदा उठाकर कि वहां कोई नहीं था, मैंने सिस्टम का यूज करके सब कुछ छोटा कर दिया और एक बॉक्स में रख दिया जो मैंने प्रिपेयर किया था। आखिर में मैंने थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन मैंने घर को भी छोटा करके अपने साथ ले लिया। हालांकि वो थोड़ा पुराना था, लेकिन थोड़ी रीमॉडलिंग के साथ रहने लायक था। अंधेरी रात का फायदा उठाकर मैं गाड़ी चलाकर वापस घर आया और सब कुछ सीक्रेट रूम में रख दिया। मेरा भाई पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्साइटेड था, ये मानकर कि वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड है, इसलिए उसने मेरी मूवमेंट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सीक्रेट रूम के अंदर मैंने पहले ही सब कुछ अरेंज कर लिया था। एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम अच्छा था, मुझे कई सालों तक ऑक्सीजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ 5 बॉटल्स मिनरल वाटर की भी थी। मैंने उन्हें छोटा नहीं किया, बल्कि एक छोटे टब में डाल दिया जो मेरा वाटर सोर्स बनेगा। अंदर मैंने इलेक्ट्रिक लाइट्स भी इंस्टॉल की थी और मैं उन्हें अपने फोन से कंट्रोल कर सकता था। एक रात की केयरफुल डेकोरेशन के बाद सीक्रेट रूम पूरी तरह एक छोटी फार्म में बदल गया था। छोटे चिक्स की लगभग ना सुनाई देने वाली आवाज सुनाई देती थी जब वो घास में कीड़े चुग रहे थे। फार्म के बाहर मेरा छोटा घर था जिसमें हर तरह के अप्लायंसेस थे। अब मैं आखिरकार आराम से स्टॉर्म का वेट कर सकता था। आखिरी दोपहर में मेरा भाई फिर से लुयाओ के घर चला गया। उसका परिवार उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे उनकी राय की परवाह नहीं थी। वो जिद करके सामने वाले कमरे में लुयाओ के रूम में घुस गया। ये लड़का बेशर्म है, ये अब बड़ा हो गया है और रोज मेरी बेटी के कमरे में चला जाता है। इसे जरा सी भी शर्म नहीं है। मुझे लगता है इसे तुम्हारी बेटी पसंद है मॉम। तुम्हारे पास तो प्रैक्टिकली एक दामाद मिल गया है। मुझे पता है वो कॉलेज में भी नहीं जा पाया, वो 20 साल से ज्यादा का है और उसके पास कोई ठीक जॉब भी नहीं है। पूरा दिन अपने भाई पर डिपेंड रहता है। उसकी उस निकम्मे वाली शक्ल के साथ वो सपने में मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। मेरी बेटी लंबी है, खूबसूरत है और उसके पास जॉब है। वो उसके लेवल का नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, जैसे मैंने सुना ही नहीं। स्टॉर्म आने में 1 घंटा बाकी था। मैंने अपने भाई को कॉल किया, कंपनी में कुछ काम आ गया है, वो आज रात ओवर टाइम करेगा और वापस नहीं आएगा, ठीक है? तो वो आज रात अकेला होगा। मुझे पता था वो मुझे केयरफुल रहने के लिए भी नहीं कहेगा। वैसे भी मेरा कॉल सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि उसे लगे कि मैं घर छोड़कर चला गया हूँ। आखिरकार मैंने अपने फोन से बेडरूम का सीक्रेट रूम ओपन किया। मैंने खुद को छोटा किया और अंदर चला गया। दरवाजा बंद कर दिया। एक बार फिर मैंने रिडक्शन सिस्टम का यूज किया, सिर्फ इस बार किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं बल्कि खुद पर। मुझे एक बहुत तेज चक्कर जैसा फील हुआ और फिर मैं पूरी तरह छोटा हो गया। जो रूम पहले छोटा लगता था अब वो काफी बड़ा लग रहा था। मैंने खुद को छोटा करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में मैंने देखा था कि सिस्टम से बढ़ाई गई चीजें स्टॉर्म खत्म होते ही अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि रिडक्शन सिस्टम के साथ भी ऐसा ही होगा। स्टॉर्म के बाद सिस्टम का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और सब कुछ अपने ओरिजिनल साइज में लौट आएगा। जमीन, प्लांट्स, चिक्स और घर को देखकर मेरा दिल बहुत भर गया। अब मुझे स्टॉर्म की कोई चिंता नहीं थी। भाई की एब्सेंस का फायदा उठाकर मैंने घर के अंदर और बाहर हॉलवे में हिडन कैमरास इंस्टॉल कर। इस तरह मैं अपने फोन से घर के अंदर और बाहर की हर मूवमेंट वीडियो में देख सकता था, सिर्फ सेफ्टी के लिए। मैंने एक कैमरा लुयाओ के डोर के बाहर भी लगा दिया। ये कैमरास बहुत हाई क्वालिटी के थे, इमेज बिल्कुल क्लियर थी और सबसे हल्की आवाज भी क्लियरली सुनाई देती थी। जब मैं खत्म कर चुका मैंने फोन रख दिया, एक कुदाल उठाई और खेतों में काम करने चला गया। हल चलाने के बाद मैंने सीड्स लगाए, फिर मैंने फर्टिलाइजर डाला और थोड़ा पानी दिया। छोटे चिक्स का एक झुंड मेरे आसपास आ गया, मेरे पैरों को चुगने लगा। मैंने उन्हें हाथ से हटा दिया। मैंने चिकन फीड का बैग खोला और उन्हें खाना दिया। अपने फोन के थ्रू मुझे पता चला कि स्टॉर्म शुरू हो चुका है, लेकिन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि ये बारिश रुकने वाली नहीं है। बहुत लोग सोशल मीडिया पर कंप्लेन कर रहे थे कि इतनी बारिश हो रही है और वो काम पर नहीं जा पा रहे। अब मैं दुनिया से अलग हो चुका था। मेरा बाहर की दुनिया से सिर्फ ये फोन ही कनेक्शन, मेरे कंप्यूटर और टैबलेट के अलावा। कुछ दिन बीत गए, स्टॉर्म रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इसने बड़े ट्रैफिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए थे। मेरे गायब होने को लेकर मेरा भाई बिल्कुल भी हैरान नहीं था। शायद उसे लगा मैं फ्लड में मर गया। इन दिनों मैं अपने छोटे फार्म में वक्त बिता रहा था, हल चला रहा, सब्जी उगाना, चिकन्स को खिलाना। मेरी बस एक ही टेंशन थी कि चिक्स मेरे लगाए हुए स्प्राउट्स को खा रहे थे। अपने फ्री टाइम में मैंने
कैमरा ऑन किया और देखा कि मेरा भाई फिर से लू याओ को मेरे घर ले आया है। वो दोनों लिविंग रूम में बैठे। सिस्टर, क्या तुम्हारे घर में अभी भी खाना है? ज्यादा नहीं है, अगर मुझे पता होता तो मैं और स्टोर कर लेता। अब तो फर्स्ट फ्लोर भी फ्लड होने वाला है, मैं बाहर नहीं जा सकती। यांग यांग, क्या तुम्हारे घर में खाना है? क्या तुम थोड़ा शेयर कर सकते हो? मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई अभी भी मेरे घर पर। इतना सा खाना सबके लिए काफी नहीं है। मेरे पास एम्प्लीफिकेशन सिस्टम है, मैं खाने को 100 गुना बड़ा कर सकता हूँ। इम्पॉसिबल, क्या ऐसी चीज सच में एग्जिस्ट करती है? ऑफ कोर्स करती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये देखो। यांग यांग, तुम यहाँ हो, ये बहुत अच्छा है, तो प्लीज मेरे घर का सारा खाना बड़ा कर दो। ऑफ कोर्स सिस्टर लू, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बताओ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सिस्टर लू। अगर मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को बचा लूं, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम इतने टाइम से क्लोज हैं, तुम जानते हो हम चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली अब मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। जब स्टॉर्म खत्म होगा वो तुमसे शादी करेगा। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे पता था सिस्टर लू भी मुझे पसंद करती है। मेरे भाई ने कहा था तुम मुझे पसंद नहीं करो। मुझे लगता है वो बस जेलस है। और तुम्हारा भाई कहाँ है? उसने कहा वो ओवर टाइम काम करने गया है। इतनी देर से स्टॉर्म चल रहा है, शायद वो ऑलरेडी डूब चुका होगा। नहीं, लू याओ के चेहरे पर एक पल के लिए बुरी नीयत चमकी और फिर उसने मेरे भाई को मनाकर उसके रूम से सारी सप्लाईज निकालने को कहा। मैं कैमरे को देख रहा था और मेरे दिल में इमोशंस का तूफान चल रहा था। मेरे पास ऐसा बेवकूफ भाई कैसे हो सकता है? और सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, बल्कि इतना जालिम भी, जैसे वो चाहता हो कि मैं उसका बड़ा भाई मर जाऊं। लेकिन इस सब का मुझसे क्या लेना देना? वैसे भी मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ, कोई मुझे ढूंढ नहीं सकता। मुझे बस अपनी छोटी सी जिंदगी शांति से जीनी है बस। मैं घर वापस आया, खुद के लिए स्ट्यू बनाया, रेफ्रिजरेटर से एक सोडा निकाला और खुशी खुशी अपना डिनर एंजॉय करने। जो मन चाहे खा रहा था और पी रहा था। मैंने खाने की एक फोटो भी और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी कैप्शन के साथ, बाहर तेज बारिश हो रही है लेकिन घर पर स्ट्यू खाना सच में एक अलग ही मजा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा भाई तुरंत मेरी पोस्ट पर कमेंट करेगा, ब्रो तू कहाँ है? जैसे कमेंट काफी नहीं था, मेरे भाई ने मुझे वी चैट पर कई मैसेजेस भेजे। ब्रो इतनी तेज बारिश में तू ठीक है ना? तू कहाँ है? और तू स्ट्यू खा रहा है? मुझे भी चाहिए। क्या तू बता सकता है तू कहाँ है? बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरे लिए कुछ खाना ले आ। मैंने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ जो सोडा मैं पी रहा था उसकी फोटो ली और उसे भेज दी टेक्स्ट के साथ। सोडा बहुत टेस्टी है और स्ट्यू भी गर्म और स्वादिष्ट है। मेरा भाई तुरंत मुझे फोन करने लगा, ब्रो तू स्ट्यू कैसे खा रहा है? क्या तू मेरे लिए थोड़ा ला सकता है? मैं कई दिन से सिर्फ ब्रेड खा रहा हूँ, मैं अभी भी ऑफिस में हूँ, ये स्ट्यू कंपनी की तरफ से ट्रीट है। हाँ, बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं वापस नहीं आ सकता, घर पर कुछ ढूंढ कर खा ले। नहीं ब्रो, घर की ब्रेड बहुत बेकार, मुझे भी स्ट्यू चाहिए। वो और कुछ बोलना चाहता था लेकिन मैंने उसका फोन काट। मैंने सिक्योरिटी कैमरा ओपन किया और वाकई मैंने अपने भाई को देखा फोन पर गुस्से में। अब उसके चेहरे पर पहले वाली सीधी सी शक्ल नहीं थी। इतने सालों तक अच्छा लड़का बनकर रहना उसके लिए थका देने वाला रहा होगा। बिना और सोचे मैंने अपना टैबलेट ऑन किया और शोज देखने लगा। मैंने 100 नॉवेल्स, एनिमेज और ड्रामा सेव करके रखे। इन बोरिंग दिनों में टाइम पास करने के लिए काफी थे। पेट भरकर खा पी के मैं बेड पर लेट गया और रेस्ट करने लगा। मैंने अपना फोन उठाया, सर्वेलेंस ऐप ओपन की और लू याओ के घर के बाहर वाले कैमरा पर स्विच किया जहाँ यांग यांग कमाल है। इस तरह हमारे फैमिली को अब खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हमें सच में एक खजाना मिल गया। लगता है उनके फैमिली को पहले से पता था कि मेरे भाई के पास एम्प्लीफिकेशन सिस्टम। आंटी, आप मुझे ज्यादा तारीफ कर रही हैं। इस सिस्टम का यूज करके आपके फैमिली को बचाना भी मेरी इच्छा है। वैसे तो फिर फैमिली बन जाओ। माहौल अचानक शांत हो गया और लू याओ के पेरेंट्स ने उसे फिर से प्रेस किया। बिल्कुल, अगर यांग यांग